सरवती कोने में दीवार से टेक लगाए बैठी थी और मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। क्या बात है सरवत, बैठ जाए, वो अजीब अंदाज में बोली। मैं उसके पास ही बैठ गया। वो इन्हीं कपड़ों में थी जिनमें मुंबई से चली थी। सुर्ख फूलों वाली शलवार कमीज थी जिस पर उसने शाल ओढ़ रखी थी। शाल कंधों पर थी और रेशमी बाल बिखरे बिखरे नजर आते थे। एक छोटे झुमके का साया उसके रुखसार पर हरकत कर रहा था। मैं सोच रहा था कि वो बोलेगी, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस पलकें झुकाए बैठी रही। फिर एकदम उसने जज्बाती अंदाज में अपने हाथों को हरकत दी और उन्हें मेरे हाथों पर रख दिया। आंखें नम हो गई। करीबन 1 मिनट हम इसी तरह बैठे रहे। मैंने कहा, कुछ बोलो ना। उसकी रोशन पेशानी पर एक रग उभरी हुई थी, मगर उसने अपने होंठों को हरकत नहीं थी। होंठ जो खुश्क और बेरंग होने के बावजूद मेरे लिए बेहद दिल नशीं थे। कुछ बोलना नहीं? मैंने प्यार से पूछा। उसने नफी में सर हिला दिया। यह दिलरुबा अंदाज था। उसने अपने हाथ बदस्तूर मेरे हाथ पर रखे हुए थे। इस दौरान में डॉक्टर महनाज ने कमरे में झांका। सरवत ने अपने हाथ पीछे हटा लिए। 2 आंसू उसके शफाफ रुखसारों पर मुतहर्रिक हुए। उसने कागज मेरे हाथ में थमा दिया। इसे पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर महनाज अब अंदर आ गई थी। मैं उठकर वापस अपनी पोजीशन पर पहुंच गया। इमरान टेलीस्कोप में इर्द गिर्द का जायजा लेने में मसरूफ था। मैंने कागज खोला और टार्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। ताबिश, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं और आपने बड़े हौसले से बर्दाश्त किए हैं। मेरे लिए शदीद रंज की बात यही है कि आपकी नाज़ियतों का मेरे पास कोई सिला नहीं है। मैं क्या करूं? मैं अपनी सोचों का शिकार हूं ताबिश। मैं वही बात कहूं कि मैं इस ख्याल को अपने दिल से निकाल ही नहीं सकती कि आपका और मेरा मिलाप नुसरत के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान का बायस होगा। पता नहीं क्यों अभी मेरा दिल बार बार यही कह रहा है कि नुसरत ठीक नहीं है। वो ज़रूर किसी बड़ी मुसीबत का शिकार है और उसकी वजह शायद यही है कि मैं इस वक्त अपने शौहर से दूर हूं और आपके करीब। हम जिस तरह के हालात में हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है ताबिश। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके दोस्त नसीर को देखा है। मुझे नहीं लगता डॉक्टर महनाज उसे बचा पाएगी। शायद अगली बारी मेरी हो या डॉक्टर खुद महनाज की हो। ताबिश, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप नुसरत का बहुत ख्याल रखिएगा। वो बिन माँ बाप के है, बिल्कुल बेआसरा है। उसने बहुत दुख देखे हैं। उसे मेरी कमी महसूस न होने दीजिएगा। और एक आखिरी बात आपसे करना चाहती हूँ, उसे हमेशा याद रखिएगा। मैं आज भी आपसे प्यार करती हूँ और उस प्यार की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं है। मैं इसे इजहार के लिए खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करती हूँ। मेरी दूसरी खताओं की तरह मेरी इस बेबसी को भी मुआफ़ कर दीजिएगा। अगर हम जिंदा रहे तो आज के बाद इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगे। खुदा हाफिज। मैंने कागज़ अपनी जेब में ठूंस लिया। इमरान ने आखिरी बार टेलीस्कोप को नीम दायरे की शक्ल में घुमाया और बोला, भांडियल एस्टेट की कले वाली लड़ाई याद है न ताबी? आज फिर वैसे ही पोजीशन नजर आ रही है हमें। मैंने कहा, उस वक्त तो नलपानी से छोटे सरकार की कुमक आ गई थी, लेकिन यहाँ ऐसी कोई उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आती। जो कुछ करना है शायद हमें खुद ही करना पड़ेगा। कोई खास बात आती है तुम्हारे ज़हन में? वो टेलीस्कोप को एक तरफ रखकर ठहरी हुई आवाज़ में बोला, भांडियल में कुमक का असल फ़ायदा यही हुआ कि घेरा डालने वालों में खलबली मची थी। इस खलबली का फ़ायदा उठाकर हम कले से निकलकर हुक्म की फौज पर टूट पड़े थे। नौजवान तलाल, भरत खोमार और हसनात वगैरह ने भी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर बेमिसाल जुर्रत दिखाई थी और हुक्म और एंडरसन वगैरह का सत्यानाश कर दिया था। अगर यहाँ भी कोई इस तरह की हलचल मच सके तो हम बाहर निकलकर भरपूर हमला कर सकते हैं। अंधेरे में घेरा तोड़कर निकल सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी इनके पास सर्च लाइट्स नहीं है। ये एक ही लाइट थी जो हमने तोड़ दी है, लेकिन खलबली हो किस तरह, यही मसला है। अब तो झक्कड़ भी थम गए हैं। अगर शदीद झक्कड़ ही आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में हेल्प मिल सकती है। पिछले साल इसी इलाके में इसी तरह की सूरत हाल में तेज आंधी ने शहजाद, इकबाल और जलानी की मदद की थी। जलानी भी टेलीस्कोप से जायजा ले रहा था। उसके साथ साथ वो हमारी बातें भी सुन रहा था। वो घुटनों के बल चलता हुआ हमारे पास आ गया। इमरान ने पूछा, कोई तजवीज़ है तुम्हारे जहन में? वो बोला, तजवीज़ तो नहीं, लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त लगती है कि कोई हलचल हमें इनका घेरा तोड़ने का मौका दे सकती है, और वो भी सुबह होने से पहले पहले। इमरान ने दीवार से टेक लगा रखी थी। सिगरेट उसके होंठों में थमा था। वो जैसे किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद फिर टेलीस्कोप से किसी खास मंजर को देखने में मसरूफ हो गया। वो जैसे तजब्जुब में था। क्या सोच रहे हो? मैंने पूछा। कुछ नहीं। MG फार्गन किसके पास है? उसने पूछा। मेरे ख्याल है शूटर सदीक के पास है। वो कहाँ है? सीढ़ियों के पास। मैंने कहा, आओ मेरे साथ। वो बोला। हम झुककर एहतियात से चलते हुए उस शूटर के पास पहुंचे। उसने सीढ़ियों के करीब पोजीशन ले रखी थी। उसके चारों तरफ गोलियों के कॉल बिखरे हुए थे।
वो भी सूरत हाल की संगीनी को देख रहा था और गालिबन नसीर की मौत से भी बाखबर हो चुका था। फिर भी उसका सीना तना हुआ था और मोराल हाई था। इमरान ने उससे MG4 ऑटोमेटिक ले लिया और अपनी 222 से थमा दी। एक मैगजीन गन के साथ अटैच था। एक और फुल लोडेड मैगजीन भी इमरान ने ले ली। वो मुझे साथ लेकर एहतियात से सीढ़ियां चढ़ा और बालाई मंजिल पर आ गया। यहाँ खिड़कियों और दीवारों में गोलियों के बेशुमार सुराख थे। कुर्बान के एक साथी की लाश फर्श पर पड़ी थी। इस पर एक पॉलीथिन फैला दिया गया था। हम एक छोटा जीना तय करके बालाई मंजिल की छत पर आ गए। यहाँ सीढ़ियों की एक ढलवान छत के सिवा कोई आड़ नहीं थी। इस छोटी सी आड़ में एक गन मैन चौकस बैठा था। इमरान ने उसका कंधा थपका और गन समेत नीचे जाने की हिदायत की। साथ उसे कहा कि वो कुर्बान अली और दीगर साथियों को बिल्कुल चौकस कर दे। हर कोई अपनी पोजीशन पर मौजूद रहे। MG4 गन खासी ताकतवर होती है। कल दोपहर शूटर सदीक ने बताया था कि इस 1 मीटर लंबी गन का वजन करीबन 9 किलोग्राम के लगभग है। यह लंबी रेंज तक मार करती है और 1 मिनट के अंदर 800 से लेकर 885 राउंड तक फायर कर देती है, यानी 1 सेकंड में तकरीबन 15 राउंड। इमरान ने गन के दस्ते को मजबूती के साथ कंधे से लगाया और किसी शय का निशाना लेने में मसरूफ हो गया। मैं सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। कुछ बताओगे भी? मैंने भुना कर कहा। अभी बताता हूँ, उसने एक हाथ से टेलीस्कोप में झांकते हुए कहा। मैंने अंदाजा लगा कि शायद कोई अहम फर्द उसके निशाने पर है, मसलन जावा या इंडियन कर्नल या फिर कोई और अहम बंदा। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं सफेद कंटेनर को हिट करना चाहता हूँ। क्या मतलब? फासला तो काफी है और जाविया भी खासा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि कामयाबी हो जाए। वो अब रिस्क लेकर खड़ा हो गया था और बड़ी यकसुई से अपना निशाना ले रहा था। मुझे अंदाजा हुआ कि शायद कंटेनर की फ्यूल टंकी को निशाना बनाना चाह रहा है। यार, खड़े होने का रिस्क ना लो, मैंने उसे तंबीह की। किस किस रिस्क से रोकोगे जिगर? यहाँ तो रिस्क के सिवा कुछ है ही नहीं। वो बला का निशानेबाज था और यह भी जानता था कि वो जो कुछ करने जा रहा है उसके लिए उसके पास ज्यादा वक्त नहीं। वो सरतापा साकत हो गया जैसे संगी मुजस्मा हो और फिर उसने ट्रैगर दबाया। गन को जोरदार झटके लगे। गन की मखसूस तहलका खेज आवाज से एक ब्रस्ट चला, फिर दूसरा, तीसरे ब्रस्ट से पहले दूसरी तरफ से ब्रस्ट आया। इमरान उसके लिए पहले से तैयार था, इसलिए झुक गया था। ढलवान छत और चिमनी के इर्द गिर्द चिंगारियां सी छूट गईं। हम पर गोलियों की बौछार होगी। हम दुबके हुए थे। इमरान को अभी तक अपने मकसद में कामयाबी नहीं हुई थी। वो एक और ब्रस्ट चलाना चाह रहा था और ये अजहद खतरनाक था। मैं उसे रोकना चाहता था लेकिन जानता था कि वो रुकेगा नहीं। और फिर फायरिंग में चंद सेकंड के वक्फे के दौरान में वो खड़ा हुआ और पूरी यकसोई से एक और ब्रस्ट चलाया। बेशक वो निशानेबाज था, लेकिन किस्मत के देवी भी उसका साथ देती थी। इस बार इमरान के चलाए हुए ब्रस्ट का नतीजा उसकी मुराद के मुताबिक निकला। एक शोला निकला और धमाके के साथ ही कंटेनर के अगले हिस्से ने आग पकड़ ली। मैं ताकतवर दूरबीन की मदद से यह मंजर देख रहा था। कंटेनर शोलों में घिरा तो इर्द गिर्द अफरा तफरी नजर आई। कई हेवले दौड़ते भागते दिखाई दिए। शायद यही वो अफरा तफरी थी जो इमरान देखना चाहता था, लेकिन नहीं, वो इसके सिवा भी कुछ चाहता था। और वो जो कुछ चाहता था फिर हमारे सामने भी आ गया। कुछ अफराद ने घबराहट के आलम में कंटेनर का आखिरी दरवाजा खोल दिया। वो अंदर मौजूद रीछों को बचाना चाहते थे। मैंने टेलीस्कोप में देखा और लर्ज गया। बड़े बड़े रीछ जस्त लगाते हुए कंटेनर के धुएं में से बाहर निकल रहे थे। मैंने देखा दरवाजा खोलने वाले अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे। मध्यम चांदनी में सब कुछ दिखाई दे रहा था। एक रीछ BSF के किसी एहलकार की गोली से जख्मी हुआ। वो एक बार लोट-पोट होकर गाड़ियों की तरफ लपका। 2-3 गाड़ियां उसके सामने रिवर्स होती चली गईं। दाईं तरफ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन नजर आई। ऊपर तले कई फायर भी हुए। दूसरी तरफ कंटेनर को लगने वाली आग एक ट्रक नुमा गाड़ी तक चली गई और वो भी एक धमाके से शोलों की लपेट में आके। इमरान और मैं सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे आए। इमरान साथ साथ अपने शूटर्स को भी पुकार रहा था। वो भी जैसे पहले ही से तैयार थे। साफ पता चल रहा था कि इमरान ने इनको पहले से ब्रीफ किया हुआ है। मैंने कुर्बान अली सदीक और जलानी वगैरह के हाथ में दस्ती बम देखे, लेकिन जैसा कि बाद में मालूम हुआ ये दस्ती बम नहीं थे, ये गैस बम थे जो तेजी से धुआं फैलाते थे। कम तेजी से फायरिंग करते हुए रेस्ट हाउस से बाहर निकले। मैंने देखा भागते भागते इमरान ने जगत सिंह से उसकी कृपान भी ले ली है। यही वक्त था जब मैं ठिठक आया। मेरी निगाह एक ब्राउन कोडिया कर रीच पर पड़ी। ये खूनखार रीच फुनकारता हुआ रेस्ट हाउस का जनूबी दरवाजा तोड़कर अंदर आ रहा था और अंदर औरतें थीं। फकत मैडम सफूरा के पास एक छोटा पिस्तौल मौजूद था। कुछ भी हो सकता था। मैं वापस पलटा। मैंने रीच पर 2 सिंगल शॉट फायर किए। इस दौरान में वो चिंगारता हुआ फुनकारता हुआ अंदरूनी कमरों में घुस गया। अंदर से लड़कियों की चिल्लाने की दर्दनाक आवाजें आईं, यकीनन इनमें सरवत की आवाज भी शामिल थी। मैं अंदर झपटा। गोलियों की एक बाढ़ आई। मैं नीचे गिर गया। एक गोली मेरी कलाई को जख्मी करती हुई गुजर गई। दीगर 1-2 गोलियां राइफल पर लगी और वो मेरे हाथ से निकलकर दूर जा गिरी।
मैंने उसका मैगजीन चिकना चूर देखा। मैंने कमीज के नीचे से दंदानेदार शिकारी चाकू निकाला और अंदरूनी कमरों की तरफ बढ़ गया। ऐश्वर्या और नसीर अहमद की चादर पोश लाशों को फलांगता हुआ मैं कमरे में पहुंचा तो मंजर लर्जा खेज था। लड़कियां साथ वाले कमरे के एक कोने में दुबकी हुई थीं। मैडम सफूरा करीबन 8 फुट ऊंचे रीछ के सामने थी। पिस्तौल उसके हाथ में था। एक फायर वो रीछ पर पहले कर चुकी थी, दूसरा उसने मेरे सामने किया, लेकिन इससे पहले मैडम को शदीद नुकसान पहुंच चुका था। मैंने देखा मैडम की गर्दन के नीचे वाले हिस्से और कंधे के ऊपरी हिस्से का सारा गोश्त गायब था। खून तेजी से निकल रहा था। यकीनन यहाँ रीछ के भारी पंजे ने कारी जर्फ लगाई थी। 2 गोलियां खाकर भी रीछ पर ज्यादा असर नहीं हुआ था। उसने मैडम पर झपटा मारा। कई किलो वजनी थप्पड़ मैडम के चेहरे पर पड़ा। मैडम एक जसीम और दबंग खातून थी, लेकिन किसी हल्की पुल्की शय की तरह उड़ती हुई दीवार से जा टकराई। उसके हाथ से पिस्तौल निकलकर ना जाने कहां चला गया था। मैंने पहलू की तरफ से जसीम रीछ की पसलियों पर वार किया। वो तड़पकर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। हैवान और इंसान रूबरू थे। इसके बालों भरे जिस्म से बदबू के भभके उठ रहे थे और छोटी छोटी आंखों में कातिल चमक थी। वो किसी बिपरे हुए पहलवान की तरह मुझसे लिपट गया। मुझे अपनी हड्डियां कड़कड़ाती महसूस हुई। शायद यह मेरी गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त थी जिसने मुझे इस मौका पर जिंदा रखा। रीछ की थूथनी छोटी लेकिन सर बहुत बड़ा होता है। ये बालों भरा मुताफन सर मुझसे फकत चंद इंच की दूरी पर था। वो शायद मेरी गर्दन नोचना चाह रहा था। मैंने बाएं हाथ से उसकी कातिल थूथनी को खुद से दूर रखा और दाएं हाथ से शिकारी चाकू का एक और वार उसके पेट पर किया। इस मर्तबा चाकू दस्ते तक उसके अंदर गया। मैंने उसे वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन वो निकला नहीं। रीछ ने एक फुनकार के साथ मुझे घुमाया। मैं उड़ता हुआ एक दीवार से टकराया। मैडम सफूरा मेरे करीब ही गिरी हुई थी। वह बुरी तरह जख्मी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही थी। उसने उंगली के इशारे से मुझे दिखाया कि उसका पिस्टल कहाँ है। मैंने पिस्टल पर जस लगाई और घूमकर ऊपर तिले 3 फायर मोजी जानवर पर किए। एक ऐन उसकी आंखों के दरमियान लगा और वो एक दीवार गिर खिड़की तोड़ता हुआ ऊंधे मुंह गिरा। मुझे बाहर से शदीद तरीन फायरिंग की आवाजें आ रही थी। यूं लगता था कि हर राइफल और हर आतशी हथियार का धाना खुल गया है। सरवा समेत दोनों लड़कियां दौड़ती हुई किसी और कमरे में घुस गईं। मुझे वहां एक राइफल पड़ी नजर आ गई। मैंने उसका सेफ्टी केस हटाया और अभी तक हरकत करते हुए रीछ पर एक ब्रस्ट मारकर उसे ठंडा कर दिया। अब मैं बाहर की तरफ लपका। मुझे रेस्ट हाउस से आगे और झुंड की तरफ हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। यकीनन वही स्मोक बम थे जो इमरान के साथियों ने फेंके थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझसे फकत 8-10 फुट के फासले पर कुर्बान अली खड़ा था। फिर उसने छुपकर अपनी पोजीशन बदलने की कोशिश की। गोलियों की एक बाढ़ आई और कुर्बान अली को छलनी कर गई। उसकी राइफल दूर लुढ़ गई थी। वो एक अच्छी 8 mm राइफल थी, लेकिन मैं इस तक पहुंचने की कोशिश करता तो शायद खुद भी कुर्बान अली के पास पहुंच जाता। मैंने देखा सद्दीक इस बस की ड्राइविंग सीट पर बैठा है जिस पर हम यहाँ पहुंचे थे। इस बस में 3-4 फालतू टायर मौजूद थे जो नकारा टायरों की जगह ले चुके थे। सदीक फायरिंग की जद से बचने के लिए नीचे झुक कर बैठा था। उसने बस को टर्न किया और अंदरूनी कमरों की तरफ लाया। गालिबन इमरान की आदायत थी कि अंदर मौजूद लड़कियों को डॉक्टर महनाज समेत सवार कराया जाए और आसपास मौजूद शूटर्स को भी बिठा लिया जाए। शायद वो घेरा तोड़कर निकलने का इरादा रखते थे, लेकिन अभी बस अहाते के आखिरी सिरे तक ही पहुंची थी कि उसकी बॉडी में कई ब्रस्ट लगे। गालिबन इसकी फ्यूल लाइन को नुकसान पहुंचा। अगले पहियों के दरमियान से शोले निकले और देखते ही देखते दरवाजे वाला हिस्सा जलना शुरू हो गया। सदीक छलांग लगाओ, मैंने पुकार कर कहा। सदीक ने छलांग लगाई, मगर यह मौत की छलांग साबित हुई। 2 गोलियां उसके सीने से पार हो गई। गोलियां रेस्ट हाउस पर मी की तरह बरस रही थीं। जिलानी धुएं में से बरामद हुआ। उसने जलती हुई बस को देखा और ताज्जुब से बोला, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, अब निकलना मुश्किल होगा। इस दौरान में धमाके से पूरी बस ने आग पकड़ ली और रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। हमने पलटकर फाटक के पास पोजीशनें ले ली और फायरिंग शुरू कर दी। कुर्बान का बेजान जिस्म मेरे सामने ही पड़ा था। लाश गोलियों से छलनी हो चुकी थी। उसकी राइफल अब भी हमारी दस्तक से दूर थी। एमुनेशन दो, चिल्लानी ने चिल्ला कर कहा। एक शूटर 3-4 भरे हुए मैगजीन लेकर आया। वो झुककर दौड़ता हुआ हमसे 10-12 फुट दूर पहुंचा था कि ऊंधे मुंह कर गया। कोई गोली उसे चाट गई थी। बहरहाल 2 मैगजीन लुढ़कते हुए हमारे पास पहुंच गए। 2 में से एक रीछ बरामद हुआ। वो सीधा हमारी तरफ आया। उसकी टांग खून आलूद थी। शायद जख्मी होकर वो मजीद मुश्ताइल हो गया था। उसका वजन 8-10 मन से कम नहीं होगा। वो हमें रोंद कर ही गुजर जाता तो शायद हम उठ न सकते। हम दोनों ने एक साथ इस पर फायरिंग की और उसे खत्म कर दिया। यही वक्त था जब एक जीप आंधी तूफान की तरह धुएं की चादर को चीरकर हमारी तरफ आई। ये वही ग्रेज जीप थी जो जावा के खास इस्तेमाल में होती थी। ये खासे बड़े साइज की थी और इसकी नादर खुसूसियात हम देख ही चुके थे। मैंने गन उसकी तरफ सीधी की, मगर इस पर फायर असर नहीं करता था।
फायर तो रही दूर की बात, इस पर जगत के साथियों ने मेरे सामने कई दस्ती बम फेंके थे। ये वाकया फरीदकोट के रास्ते में रूनुमा हुआ था। जोरदार धमाकों के बावजूद जीप को जरा सा नुकसान भी नहीं पहुंचा था। यकायक मुझे और चेलानी को अंदाजा हुआ कि हमें जीप पर फायर करने की जरूरत ही नहीं। जीप की ड्राइविंग सीट पर जावा या उसका कोई साथी नहीं था, खुद इमरान था। उसने ब्रेक लगाए और ऑटोमेटिक दरवाजे खोल दिए। वह हमें अंदर बैठने के लिए कह रहा था। हम अंदर दाखिल हो गए। निशिस्तों पर खून के धब्बे थे। इमरान अंदरूनी कमरों की तरफ भागा। चंद सेकंड बाद वो और जगत सिंह लड़कियों के लिए नमूदार हुए। इमरान ने ग्रे जीप इस तरह खड़ी की थी कि लड़कियों को ज्यादा फासला तय न करना पड़े। फिर भी रिस्क तो मौजूद था। इमरान के अलावा 2 शूटर्स ने भी लड़कियों को कवर दे रखा था। वो कभी झुक कर चलते और कभी घुटनों के बल रेंगते ग्रे जीप तक पहुंच गए। सरवत और महनाज भी इनमें शामिल थे, लेकिन मैडम सफूरा नजर नहीं आ रही थी। मैडम सफूरा? जिलानी ने पूछा। इमरान ने नफी में सर हिलाकर उसकी मौत की तस्दीक कर दी। हमने मैडम को लड़कियों का निगहबान मुकर्रर किया था और उसने निगहबानी का हक अदा कर दिया था। वो आखिरी वक्त तक शेरनी की तरह हालात के सामने, खूनखार भूरे रीछ के सामने डटी रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं उसे आखिरी बार देखूं, लेकिन उसका मौका कहाँ था। नसीर और कुर्बान अली के चेहरे देखने का भी मौका नहीं था। हमारे इर्द गिर्द लाशें बिछी हुई थी। मैंने ग्रे जीप स्टार्ट की तो वो हुई नहीं। अंदाजा हुआ कि इसके अंदर कोई ऑटोमेटिक स्विच था जो ऑफ हो गया। कुर्बान अली का एक साथी गालिबन ऐसे काम की सूझबूझ रखता था। वो बोनट उठाकर कोशिश करने लगा। जिलानी ने फाटक की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखिए थी, वो लोग फंसे हुए हैं। हमने जीप की खिड़कियों में से देखा। जिलानी दुरुस्त कह रहा था। फाटक से करीब 50 मीटर आगे हमारे 4 शूटर्स घेरे में थे। किसी गाड़ी के हेडलाइट्स में वहां की मध्यम झलक नजर आ रही थी। ये वही छोटा सा टीला था जहां कुछ देर पहले हमने भी पोजीशन ली थी। टेलीस्कोप के जरिए देखने पर अंदाजा हुआ कि 2 शूटर जख्मी हैं और 2 उन्हें सहारा देकर वापस रेस्ट हाउस की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियों में यह नामुमकिन था। इन 4 की जान किसी भी वक्त जा सकती थी। इन्हें मदद की जरूरत थी। मैंने और इमरान ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों आंखों में फैसला हुआ। ऐसे दीवाने फैसले हम पहले भी करते रहे थे, जब हम दोनों के कंधे आपस में छूते थे और निगाहें अपने हद पर जमती थी और सांसों की लय तेज होती थी और सीने में धड़कन का नकारा बजता था। तो वो लाजवाल फिक्रा एक बाज़गश्त की तरह हमारे कानों में गूंजने लगता था। जब डरना है तो मरना है, और जब मरना है तो डरना कैसा। हाँ, मौत तो एक ही बार आती होती है, जान ने तो एक ही बार निकलना होता है, और हम इस फलसफे को बड़ी अच्छी तरह समझ रहे थे। इमरान ने जिलानी से कहा, या शायख तुम इधर का ध्यान रखो, हम इन्हें निकाल कर लाते हैं। जिलानी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन हमारे सामने बोलने की हिम्मत उसे नहीं हुई। सरवत का चेहरा भी खौफ से जर्द था। यह बड़ी खतरनाक कोशिश थी, लेकिन यह भी तय था कि हम अपने इन 4 शूटर्स को यहां मौत के मुंह में छोड़कर फरार नहीं होंगे। राइफलें हमारे हाथों में थीं। हम एक साथ झुककर भागे और गोलियों की बारिश में टीले की तरफ लपके। मौत की तरफ लपकने का अपना एक नशा होता है। जान को हथेली पर रखने की एक अपनी तरंग होती है। एक गोली मेरे सर के बालों को छूती हुई गुजर गई। एक इमरान के बाजू में लगी। मैंने गोली के गोश्त में घुसने की आवाज सुनी। वो ऐसे जख्मों की परवाह करने वाला नहीं था। हम टीले के अकम में अपने साथियों के पास ऊंधे मुंह गिर गए। हमारी कुमक ने उनके हौसले जवान कर दिए। एक शख्स इमरान से मुखातब होकर बोला, सर ये दोनों जख्मी हैं, आप इनको पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन्हें रोकते हैं। नहीं, तुम इन्हें पीछे ले जाओ, हम रोकते हैं, इमरान ने हुक्म दिया। शूटर्स के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो इमरान की बात मानते। तब हमने देखा कि जख्मी होने वाले दोनों शूटर्स नहीं हैं। इनमें से एक मास्टर जवाहर था। उसकी टांग में रान के ऊपरी हिस्से पर गोली लगी थी। जख्म कारी था, वो आंखें बंद करके करा रहा था। दूसरा शख्स बेहोश था। इमरान की हदायत पर अमल करते हुए दोनों शूटर्स ने दोनों जख्मी साथियों को धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। वहतुल अमकान खुद को जमीन से करीब तर रखे हुए थे ताकि गोलियों की जद से बच सके। मैं और इमरान डट कर फायरिंग का जवाब देने लगे। इंडियन सिपाही 3 अतराफ से इस छोटे से टीले की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी एक तरफ की कोशिश तो इस फायरिंग की वजह से नाकाम हो रही थी, जो जिलानी और जगत सिंह वगैरह बुलेट प्रूफ ग्रेज जीप के अंदर से कर रहे थे, मगर बाकी 2 तरफ से इन्हें सख्त मुजाहमत दिए जाने की जरूरत थी। ये बड़े नाजुक लम्हात थे। हम अपनी पूरी फायर पावर इस्तेमाल करने लगे ताकि दोनों जख्मी और दोनों शूटर्स रिट्रीट करते हुए रेस्ट हाउस तक पहुंच जाएं और जीप में सवार हो जाएं। बाद में हम भी ये मोर्चा छोड़कर जीप की तरफ दौड़ लगा सकते थे, लेकिन इंडियन सिपाही करीब आते जा रहे थे और फिर वही हुआ जिसका खतरा था। करीबन 20 मीटर पीछे से एक शूटर की चिल्लाती आवाज आई, सर आवाज को गोली लग गई है। इमरान ने दांत पीसकर मुंह ही मुंह में कुछ कहा। वो रशियन AE 999 चला रहा था। वो इस मोर्चे में पहले से मौजूद थी। इस मैगजीन की जगह गोलियों के तवील स्टेप्स इस्तेमाल हो रहे थे। भरपूर हमला रोकने के लिए ऐसी गन्स मुफीद साबित होती हैं। इमरान ने कहा था, अभी तुम जाओ, इनकी मदद करो, मैं यहाँ रोकता हूँ इन्हें। नहीं इमरान, तुम हर जगह हुक्म चलाते हो, तुम जाओ, मैं रोकता हूँ, मैंने गुस्से से कहा। यार मेरा बाजू जख्मी है, मैं खींच नहीं सकूंगा इन्हें।
उसका इशारा जख्मियों की तरफ था। उसकी दलील में वजन था। ऐसी वजनी दलीलें हर वक्त उसके पास मौजूद रहती थी। मैंने एक बार फिर कोशिश की कि वो ये जगह छोड़ने पर तैयार हो जाए, लेकिन नाकामी हुई। मैं पेट केवल रेंगता हुआ वापस आया। शूटर अब्बास के सर का एक हिस्सा उड़ चुका था, मगज बिखरा पड़ा था। मैंने दूसरे शूटर की मदद की और दोनों जख्मियों को धीरे धीरे फाटक की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मास्टर जवाहर तो खुद भी थोड़ा बहुत आसरा कर रहा था, मगर दूसरा साथी मुकम्मल बेहोश था। उसके पेट में गोली लगी थी। हम टीले की बिल्कुल आड़ में थे और टीले पर इमरान मोर्चा संभाला हुआ था। वो हमें पूरा कवर दे रहा था। हम दोनों जख्मियों को रेतीली जमीन पर खींचते हुए फाटक तक ले गए। ग्रे जीप की अकबी लाइट रोशन थी, लेकिन वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी।